हेलो फ्रेंड्स, एस्केला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है। पिछले वीडियो में हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया और उनसे संबंधित जितने भी प्रोविज़न थे उन पर चर्चा किया। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रधानमंत्री के बारे में संविधान में क्या क्या प्रावधान है। मित्रों, प्राइम मिनिस्टर का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों के प्रति संसद को जवाबदेह होता है। भारत को संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख और शासन प्रमुख के पद को पूर्णतः विमुक्त रखा गया है। सैद्धांतिक रूप में संविधान भारत के राष्ट्रपति को देश का राष्ट्र प्रमुख घोषित करता है और शासन तंत्र की सारी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित करता है तथा संविधान यह भी निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर ही करेगा। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के सारे कार्यकारी अधिकारों को प्रयोग करने की शक्ति लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री को दी गई है। तो फ्रेंड्स, क्या है प्रधानमंत्री को लेकर संवैधानिक स्थिति, इस पर हम देखेंगे। इस संदर्भ में हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 74 को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है प्रधानमंत्री को लेके। तो इस संदर्भ में देखेंगे हम सबसे पहले आर्टिकल 74 को। तो मित्रों, आर्टिकल 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संचालन में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। मित्रों, आप देख सकते हैं आर्टिकल 74 जो मूल था वो हमारा यही था और इसमें ये कहा गया था कि एक जो है मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी और जिसका मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ एक चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम बताना चाहते हैं कि जो मूल ओरिजिनल आर्टिकल 74 था वो यही था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जो आर्टिकल ये 74 में 42 अमेंडमेंट के जरिए 1976 में कुछ संशोधन किया गया। ठीक है, और संशोधन करके यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेंगे। तो यहाँ आ गया सलाह पर ही कार्य करेंगे। इट मीन्स जो 42वें संशोधन हुआ उसके पूर्व वह 42वें संशोधन के बाद जो बदलाव आया वो यही था कि 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाउंड कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। अर्थात राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन जब इस जो है संशोधन से निकले नतीजे की चारों तरफ आलोचना होने लगी तब 44वें संविधान संशोधन किया गया। देखिए, अब 44वां संशोधन किया गया 1978 में और जो संशोधन किया गया इसके जरिए जो है राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद के एडवाइस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। इसके लिए बाकायदे आर्टिकल 74 में यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। देखिए, आप देख सकते हैं रिव्यू वन चांस कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और आज जो वर्तमान में स्थिति है वो बिल्कुल यही है। इसके अलावा आर्टिकल 74 में ये भी व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या एडवाइस दिया इस बात को किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। मतलब क्या कि जो 74 में जो ये प्रोविज़न था कि प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका मुखिया जो है प्रधानमंत्री होगा, तो वहीं आर्टिकल 74 में इस बात को भी क्लियरफाई किया गया है कि वो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कौन सी सलाह दी, क्या एडवाइस दिया, इस बात को किसी भी कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, कहीं भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स,
जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है आर्टिकल 75। वो है आर्टिकल 75। तो 75 को अब हम देखेंगे। आर्टिकल 75 का क्लास फर्स्ट देखिए। क्लास फर्स्ट यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर या सलाह पर ही करेगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 75 का क्लास फर्स्ट ये कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड ये अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर। तो उसके अलावा दोस्तों संविधान में कहीं भी प्रधानमंत्री पर या प्रधानमंत्री पद की योग्यता के बारे में नहीं बताया गया है। मतलब कि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होगी, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं बताया गया है। केवल इतना बताया गया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अब अगर कोई यह कहे कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए तो इसको भी संविधान में कहीं बताया नहीं गया है। हाँ, इतना जरूर है कि संसद के दो सदन जो होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए केवल कहने के लिए यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र तो होनी ही चाहिए। लेकिन मित्रों, संविधान में कहीं भी ऐसा उल्लिखित नहीं किया गया है। संविधान में जो योग्यता है वो केवल यही है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है और प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो नियुक्ति के 6 माह के भीतर किसी न किसी सदन की सदस्यता जरूरी है, अन्यथा 6 माह की समाप्ति पर वह पद पर नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना जो है किसका विशेषाधिकार होता है? प्रधानमंत्री का। किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। क्यों? क्योंकि मंत्रियों को नियुक्त भले ही राष्ट्रपति करता है, लेकिन कौन मंत्री बनेगा ये तय करना प्रधानमंत्री का कार्य है। चुनाव के बाद जब शपथ ग्रहण कराया जाता है तब उस अवसर पर प्रधानमंत्री मंत्रियों की जो सूची राष्ट्रपति को सौंपता है उसी के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति करनी होती है। अगर उस सूची में कोई ऐसा नाम है जिस पर राष्ट्रपति को आपत्ति है या उसके विचार में ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना ठीक नहीं है तो भी राष्ट्रपति को उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो ये जो था प्रोविजन वो आर्टिकल 75 के क्लास फर्स्ट को लेके था। अब आता है आर्टिकल 75 के क्लास 2 को लेके। तो क्लास 2 में ये बताया गया है कि जो मंत्रीगण होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त मंत्रीगण राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद धारण करेंगे। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लीजर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 75 का क्लास 3 है, तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। यह कहता है कि मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व अर्थात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो आप इस बात को जान लीजिए कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य आधार है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि मंत्रीगण अपने कार्यों के लिए टीम के रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूंकि मंत्रीगण एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और मंत्रिमंडल में लिए गए सभी निर्णय उनके सदस्यों के संयुक्त निर्णय होते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों में किसी विषय पर कितना भी मतभेद क्यों न हो, कितनी भी असहमति क्यों न हो, किंतु एक बार जब निर्णय ले लिया जाता है तब सभी मंत्रियों को उसे स्वीकार करना होगा और विधानमंडल में या उसके बाहर उसका समर्थन करना ही होगा। यदि कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की नीतियों से असहमत है तो उसके लिए त्याग पत्र देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यही प्रधानमंत्री के हाथ में सबसे बड़ा अस्त्र होता है जिसके माध्यम से वह मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों में एकता व अनुशासन बनाए रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार ही मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसके विपरीत
सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ मंत्रियों के व्यक्तिगत दायित्व का सिद्धांत भी होता है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है और उसे अपने विभाग से संबंधित प्रश्नों के बारे में संसद में जो है उत्तर देना पड़ता है। वो अपने विभाग की जिम्मेदारी किसी दूसरे मंत्री पर नहीं डाल सकता। फ्रेंड्स, अब आगे हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या लिखा है जो प्रधानमंत्री से संबंधित है। इस संदर्भ में एक और अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वह है आर्टिकल 78, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी, ये देखिए आर्टिकल 78, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य किस आर्टिकल में दिए गए हैं या किस आर्टिकल में है, तो आपको आर्टिकल 78 को ही बताना होगा। प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य में सर्वप्रथम यह है, देखिए इनकी 3 ड्यूटी है जो आर्टिकल 78 में बताई गई है। उसमें सबसे पहले क्या है कि जो है प्रधानमंत्री संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधायन विषयक प्रस्तावों यानी प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन संबंधी सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करेगा। दूसरा कर्तव्य जो है प्रधानमंत्री का, वह क्या है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधायन विषयक प्रस्तावों यानी प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। कहने का मतलब जो पहला है और ये जो दूसरा कर्तव्य है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहले में बस ये है कि वो अपने मन से जो है प्रशासन के संबंध में और विधि के संबंध में जो भी क्रियाकलाप हुआ है वो जो है राष्ट्रपति को सूचित करें। और सेकंड में ये कहा गया है कि जब राष्ट्रपति की इच्छा हो, अगर राष्ट्रपति उस चीज़ को मांगता है तब वह दे। दोनों सेम चीज़ है, लेकिन बस एक में क्या है कि एक में वो स्वयं अपने मन से जानकारी दे रहे हैं और दूसरे में क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा डिमांड किए जाने पे देते हैं। और जो तीसरा कर्तव्य है, वो तीसरा कर्तव्य क्या है? वो तीसरा कर्तव्य यह है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय या निर्णय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति द्वारा अगर उस पर अपेक्षा किया जाए तो मंत्रिपरिषद के समक्ष उसको विचार के लिए रखें। तो ये जो 3 कर्तव्य है, कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का जो संवैधानिक कर्तव्य है वह प्रशासन के संदर्भ में, ठीक है, विधि के संदर्भ में, अच्छा तीसरा है मंत्रिपरिषद में चर्चा से संबंधित, कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल, तो इससे संबंधित है। यही वो अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 78 कि यही वो अनुच्छेद है जो यह बताता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कौन कौन सी जानकारी मांग सकते हैं, और यही वो अनुच्छेद है जो यह भी बताता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कौन कौन सी जानकारी देंगे। आर्टिकल 78 ही वह प्रोविजन है या जो कहिए ये उपबंध है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को स्पष्ट करता है। फ्रेंड्स, एक प्रश्न उठता है कि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं या राष्ट्रपति के प्रति। तो आप यह भली बात जान लीजिए कि संविधान की जो भावना है, जो संविधान की मंशा है, वो यही है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री मंत्री के लिए जिन लोगों का नाम भेजता है उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया जाता है। इस वजह से अगर पीएम ने इस्तीफा दिया तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है और प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही यह मान लिया जाएगा कि सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री लोकसभा में जो है बहुमत दल का नेता होता है। यह जरूरी नहीं कि वह लोकसभा का नेता भी हो। प्रधानमंत्री उस सदन का नेता होता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। अक्सर लोग यह कहते हैं कि पीएम हमेशा लोकसभा का नेता होता है। जी नहीं, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री उस सदन का नेता होता है जिसका वह सदस्य होता है। हाँ, लोकसभा में वह बहुमत दल का नेता जरूर होता है। उदाहरण के लिए आप अगर देखें तो भारत में कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के सदस्य थे, जैसे इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह जी।
ये सभी जो है लोकसभा में बहुमत दल के नेता थे, लेकिन लोकसभा के नेता नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा के नेता थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री के कार्यों की चर्चा हो रही है तो आर्टिकल 263 पर चर्चा जरूरी हो जाती है। आर्टिकल 263 जो इंटर स्टेट काउंसिल अर्थात अंतर राज्य परिषद की बात करता है। प्रधानमंत्री इस इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष होता है। इस परिषद का प्रमुख कार्य विभिन्न राज्यों के बीच विवादों की जांच करना एवं परामर्श देना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कहा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद आदि का भी अध्यक्ष होता है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है उस पर हमने सभी पक्षों पर चर्चा की। अपने अगले वीडियो में हम संसद पर चर्चा करेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।